आज हम बात करते हैं कि आखिर कैटलॉगिंग इन सोर्स क्या होता है। कैटलॉगिंग इन सोर्स ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी भी केंद्रीय संगठन द्वारा यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब किसी बुक का पब्लिकेशन किया जाता है तो उस बुक के पब्लिकेशन से पहले यानी कि उस बुक के पब्लिश होने से पहले ही उसकी कैटलॉगिंग कर ली जाती है। और ग्रंथ में ही मुख्य प्रविष्टि यानी कि जो जो किताब है उसकी जो मेन एंट्री होती है, मेन एंट्री कैसे होती है, हमेशा हमको पता है कि जब कभी भी हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, जो किताब का पीछे वाला जो मेन पेज के जो पीछे का पेज होता है उस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो सारी उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कैटलॉग कार्ड में इंक्लूड करते हैं। तो जो मेन पेज के पीछे का जो पन्ना होता है, जो पेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्सो ऑफ द टाइटल पेज भी बोला जाता है। तो कैटलॉगिंग इन सोर्स का अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कैटलॉगिंग इन सोर्स से तात्पर्य है यानी कि किसी भी किताब के पब्लिश होने से पहले ही उसका जब एक कैटलॉग बना लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, तो उसको ही बोलते हैं कैटलॉगिंग इन सोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैटलॉगिंग इन सोर्स क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं कि प्री नटाल कैटलॉगिंग ये क्या होती है। प्री नटाल कैटलॉगिंग यानी कि जन्म पूर्व सूचीकरण केंद्रीयकरण का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत प्रकाशक द्वारा ग्रंथ विमोचन के पूर्व ही राष्ट्रीय केंद्रीय ग्रंथालय द्वारा प्रत्येक ग्रंथ का तकनीकी कार्य संपन्न किया जाता है। ये कार्य प्रकाशकों द्वारा भेजे गए प्रत्येक पुस्तक की फॉर्म प्रूफ से किया जाता है। अब यानी कि इसका सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि यानी कि ये जो है किसी भी किताब के, देखिए अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जन्म पूर्व प्रसूचीकरण केंद्रीकरण का एक स्वरूप है। यानी कि जब किसी भी किताब को का मतलब जब किसी भी किताब को मार्केट में जब लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च करने से पहले ही एक नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी द्वारा प्रत्येक ग्रंथ का एक तकनीकी कार्य संपन्न किया जाता है। तकनीकी कार्य यानी कि जितना भी टेक्निकल कार्य होता है यानी कि उसकी कैटलॉगिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, एसेट्रा एसेट्रा, तो एक्सेक्शनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, हमारे टेक्निकल कार्य किए जाते हैं। तो ये सारे जो जितने भी टेक्निकल कार्य हैं वो सब पहले ही कर लिए जाते हैं। ये कार्य प्रकाशकों द्वारा यानी कि जो भी पब्लिशर्स होते हैं उनके द्वारा भेजे गए प्रत्येक पुस्तक की एक फॉर्म प्रूफ होता है, उसको उसको एक मतलब उसका एक फॉर्म प्रूफ तैयार कर लिया जाता है कि इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, किताबों को उनकी जो है कैटलॉगिंग की जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्री नटाल कैटलॉगिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्या होती है। यानी कि जब एक या एक से अधिक स्वतंत्र ग्रंथालय सूचीकरण के कार्य को मिलजुल कर संपादित करते हैं तथा समान रूप से उनका लाभ उठाते हैं, उसे सहकारी सूचीकरण कहते हैं। देखिए आपने सुना होगा यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक लाइब्रेरी के एक से अधिक अलग अलग लाइब्रेरीज के जो है कैटलॉग एक ही में मर्ज कर दिए जाते हैं, है ना। तो जिससे ये पता चल जाता है जिसका जिसको जहाँ पे जब कभी रेफरेंस सर्विस में यूनियन कैटलॉग का एक खास करके यूज़ होता है और उसमें जब किसी अदर लाइब्रेरी में किसी को अगर ज़रूरत होती है यूज़र को, तो वो किसी अदर लाइब्रेरी के पास वो यूनियन कैटलॉग में पहले उसको चेक करता है और जिस लाइब्रेरी के पास वो बुक वो ग्रंथ अवेलेबल होता है तो वो उनसे फ़ोन करके या कैसे भी करके वो उनसे उस ग्रंथ को मंगवा लेते हैं और यूज़र को उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाता है एक यूनियन कैटलॉग की बात। तो उसी प्रकार के ये इसमें भी बात हो रही है कि यहाँ पे कोऑपरेशन की बात हो रही है यानी कि आपस में सहयोग करके जो एक कैटलॉग बनता है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। कि लिमिटेड कैटलॉगिंग कितने प्रकार की होती है, तो लिमिटेड कैटलॉगिंग दो प्रकार की होती है, एक सिलेक्टिव होती है और दूसरी सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग होती है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग क्या होती है, ये किस प्रकार की होती है और इसका यूज़ किस सूचीकरण संहिता यानी कि किस कैटलॉगिंग कोड में किया जाता है। सिंप्लीफाइड कैटलॉगिंग का कोड
कैटलॉगिंग कोड का संबंध वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग में कमी करके शीर्षक यानी कि टाइटल के सरलीकरण यानी कि जो टाइटल होता है उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए किया जाता है। इसका यूज वर्गीकृत सूचीकरण संहिता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक सूचीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, ये क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग प्रविष्टि यानी कि जो एंट्री हम बनाते हैं उसमें दी गई उन सूचनाओं से संबंधित होता है जो टाइटल से भिन्न होता है, यानी कि जो एंट्री हम बना रहे हैं, कैटलॉग एंट्री जो हम बना रहे हैं वो टाइटल से क्या होता है, बिल्कुल चेंज होता है। इसका यूज डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए किया जाता है। ये सब्जेक्ट कैटलॉग से संबंधित से अलग होता है। इसका ये सब्जेक्ट कैटलॉग यानी कि जो हम सब्जेक्ट एंट्री बनाते हैं उससे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसको ही बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, यानी कि इसमें उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कैटलॉगिंग की जाती है, जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको इन एंट्री में वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई होती है। कैटलॉगिंग के आदर्श सिद्धांतों का यानी कि जो भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रकाशन कब और किस पुस्तक में किया गया था? तो कैटलॉग के जो आदर्श सिद्धांत है यानी कि जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स थे उनका पब्लिकेशन 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक पुस्तक में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो कैटलॉगिंग्स के जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स थे उनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको कब पब्लिश किया गया था? उनको 1938 में यानी कि 1938 में किया गया था। और किस बुक के अंतर्गत किया गया था? इसको थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के अंतर्गत नामक पुस्तक के अंतर्गत इसको पब्लिश किया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण के आदर्श सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो उसका जो दूसरा नाम है वो है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आदर्शक सिद्धांत यानी कि जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत वो कौन कौन से सूत्र आते हैं, यानी कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जो जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं? तो वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ impartiality, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमोनी, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन तथा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन सभी सिद्धांतों को मैंने मेरा एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल नाम से एक पूरा एक क्या है अलग सा एक वीडियो बना हुआ है। आप चाहें तो उसको डिटेल से अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और विद एग्जांपल्स बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन की सहायता लेने की आवश्यकता क्यों होती है? सूचीकार यानी कि जो भी कैटलॉगर होता है उसको विभिन्न प्रकार के नियमों में उपस्थित द्वंद्व सूचीकरण के क्षेत्र में किसी नई समस्या, मितव्ययता के सूत्र, ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र तथा सूचीकरण के उपसूत्रों के बीच द्वंद्व के निपटारे के लिए में निर्वचन के सूत्र की सहायता लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, कहने का मतलब ये है कि जब एक कैटलॉग बना रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और कि वो इस प्रकार से एंट्री बनाए कि कैसे बनाए, कि वो टाइटल के अकॉर्डिंग एंट्री बनाए। अगर मान लीजिए कभी कभी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन वाली, कॉरपोरेट वाली आ जाती है एंट्री, तो उसके लिए कैसे बनाए, हमारे जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनके अंतर्गत। तो इन सब जो भी कंफ्यूजन एक कैटलॉगर के दिमाग में जो बिल्डअप होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस सूत्र का, इस प्रिंसिपल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी मदद से कैटलॉगर आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट की एंट्री कर लेता है, उसका कैटलॉग बना लेता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा न्याय कोश में कितने निर्वचन के सूत्रों का उल्लेख किया गया है? कितने निर्वचन सूत्रों का यानी कि कितने सारे
जो लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनको बताया गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा न्याय कोश में। यानी कि अगर हम जस्टिस की बात करें तो उसमें 1008 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं। किसने बताए हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। लॉ जो लॉज वगैरह है प्रिंसिपल्स के, उनके बारे में 1008 निर्वचन के सूत्रों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? न्याय कोश में। नेक्स्ट है कि निष्पक्षता का सूत्र, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। क्या है इम्पार्शियलिटी? यानी कि जहां पर कोई भी पार्शियलिटी ना की जाए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। जिसके अनुसार यदि शीर्षक के रूप में प्रयुक्त होने के लिए दो या दो से अधिक दावेदार हों तो उनको पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जाए, ना कि स्वेच्छा के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किताब दो राइटर्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, टू ऑथर्स एंट्री है, तो उसमें दोनों ही ऑथर्स को समान रूप से जो है क्या दिया जाए? इम्पोर्टेंस दी जाए। ऐसा ना हो कि एक ऑथर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और दूसरे ऑथर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो इम्पार्शियलिटी वाला जो है लॉ है, वो उसके अनुसार यही है कि टाइटल के रूप में जो भी दावेदार हैं उनको पूरी तरीके से इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उनको उनकी पर्याप्त आधार पर ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि अपने अनुसार। आप अगर मान लीजिए आप किसी ऑथर को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी ऑथर को नहीं पसंद करते हैं, है ना? तो ये बात नहीं आनी चाहिए कि मतलब हम जिसको पसंद कर रहे हैं तो उसको तो हम बार बार उसके बारे में बता रहे हैं और जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी वाली बात हो जाएगी। तो पार्शियलिटी ना करके हमको इम्पार्शियल होना होगा इसके लिए। कैटलॉगिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट नोन नेम और बेस्ट नोन फॉर्म का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? तो कैटलॉगिंग में सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट नोन नेम और बेस्ट नोन फॉर्म का सर्वप्रथम सबसे पहले यूज जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का दूसरा नाम मास्टर कैनन ऑफ कैटलॉगिंग है। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो पुनः स्मरण की विशेषता के उपसूत्र का दूसरा नाम सूचीकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपसूत्र, जिसको इंग्लिश में मास्टर कैनन ऑफ कैटलॉगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा सूचीकरण के उपसूत्रों के बीच कोई द्वंद्व उपस्थित हो तो उसे सुलझाने के लिए किन उपसूत्रों में से अपील की जा सकती है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग के जो उपसूत्र हैं उनके बीच यदि कोई कंफ्यूजन वाली बात अगर उपस्थित हो जाती है, यानी कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र दिए गए हैं उनसे अपील की जा सकती है। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं, आपका जब फीडबैक आता है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और आगे के नए-नए वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक-एक चीज़ें, वो सारे क्वेश्चन जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में हम लोग सोचते हैं ना कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो वो उस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन बिल्डअप होता है कि आखिर ये कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को ढूंढ के लाऊं और उनके बारे में आपको बताऊं। इसकी लैंग्वेज, एक्चुअली इस किताब की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही टिपिकल टाइप की है, बहुत ही टेक्निकल है अगर हम इसको बात करें, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इसको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विचार की अस्थिति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया तथा परसंभावता यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था?
तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको 1969 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसकी अगर बात आए तो ये कब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस का सिद्धांत क्या है तथा उसे कब और कहाँ निर्मित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। सन 1961 में पेरिस में एक कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर एक इंटरनेशनल सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें लेखक तथा आख्या प्रविष्टि यानी कि जो टाइटल की जो एंट्री होगी के निर्माण के लिए 12 सूचीकरण सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई है। इन सिद्धांतों को मुद्रित ग्रंथों के सूची में यानी कि मुद्रित ग्रंथों यानी कि प्रिंटेड जो प्रिंट मटेरियल होता है के सूची में शीर्षक यानी कि टाइटल के रूप में तथा शब्द प्रविष्टि के करण यानी कि प्रविष्टि के वर्ण यानी कि उनको चूज करने के लिए, उनमें चॉइस देने के लिए में उपयोग किया गया है, यूज किया गया है, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइब्रेरी में संग्रहित ग्रंथों के सूचीकरण तथा वर्गीकरण में परिवर्तन हेतु किन सिद्धांतों का उपयोग अधिक उपयुक्त होगा? देखिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस के हिसाब से कि कौन सी किताबें लाइब्रेरी में कलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी किताबें कलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इसका यूज करके हम ये आसानी से ये पता कर सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं कि हमको लाइब्रेरी में किस प्रकार के ग्रंथों को सूचीकरण करना चाहिए, किस प्रकार का कलेक्शन रखना चाहिए, किस प्रकार का कलेक्शन नहीं रखना चाहिए, एसेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चेन प्रोसीजर जो है उसकी अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट किसने और कब किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, इसका दूसरा नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि चेन प्रोसीजर है वो किससे संबंधित है? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा से संबंधित है। इसको उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। 1938 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने चेन प्रोसीजर को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और इसका जो दूसरा नाम है वो है चेन इंडेक्सिंग। देख लीजिए, कभी भी अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चेन प्रोसीजर को किसी दूसरे नाम से, वो कौन सा दूसरा नाम है जिस नाम से जाना जाता है, तो चेन प्रोसीजर को ही चेन इंडेक्सिंग के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को ही किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। कब किया था? 1938 में। 1938 यानी कि 1938 में चेन प्रोसीजर जो प्रक्रिया थी, श्रृंखला प्रक्रिया जो है, उसका दूसरा नाम क्या है? चेन इंडेक्सिंग है। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेन प्रोसीजर का जो उल्लेख है वो सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक जो पुस्तक आई थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, उसमें किया गया था। रिमेंबर दिस प्लीज कि चेन प्रोसीजर का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया गया था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ फटाफट, जिन लोगों ने अभी तक ही मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो तुरंत जल्दी से इसको लाइक कर दें। और अगर मन हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। भाई, मदद करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। आप अपने दोस्तों को भी जो है उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि अगर एक अच्छा दोस्त ही एक अच्छे दोस्त की मदद करता है, तो एक अच्छे दोस्त बनिए। और अगर आप दूसरे की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रृंखला प्रक्रिया यानी कि चेन प्रोसेसिंग, इससे आप क्या समझते हैं? चेन प्रोसेसिंग, इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जो भी हम नंबर निकालते हैं यानी कि जो वर्गांक बनाते हैं, जो कॉल नंबर बनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज से प्राकृतिक भाषा यानी कि नेचुरल भाषा में क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, इसमें लिखा हुआ कि चेन प्रोसेसिंग किसी भी ग्रंथ के वर्गांक द्वारा कृत्रिम भाषा से प्राकृतिक भाषा में विषय शीर्षक निकालने के लिए, यानी कि उस सब्जेक्ट का टाइटल निकालने के लिए एक अर्ध यांत्रिक यानी कि एक यांत्रिक यानी कि मशीनरी है ना, मशीन का ये एक मेथड है, मैकेनिक मेथड है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेन प्रोसेसिंग है उसमें कौन कौन सी कड़ियाँ होती हैं। देखिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से लिंक होते हैं चेन प्रोसीजर के अंतर्गत। चेन प्रोसीजर के अंतर्गत शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, फॉल्स लिंक, मिसिंग लिंक और शेड्यूल लिंक होता है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के लिंक्स होते हैं। तो याद रखिएगा, जो चेन प्रोसेसिंग होती है उसमें शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, फॉल्स लिंक, मिसिंग लिंक और सिड्यूनम लिंक होते हैं। नेक्स्ट है कि क्या श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग शब्दकोशीय यानी कि जो डिक्शनरी कैटलॉग होता है में विषय शीर्षक के अंक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। तो जो चेन प्रोसीजर जो है उसका यूज डिक्शनरी कैटलॉग में विषय शीर्षक यानी कि सब्जेक्ट टाइटल के निर्माण में किया जा सकता है। तो हाँ भाई, इसका यूज किया जा सकता है डिक्शनरी कैटलॉग में सब्जेक्ट टाइटल का निकालने के लिए, सब्जेक्ट टाइटल को बनाने के लिए चेन प्रोसीजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग किस प्रकार के वर्गीकरण प्रणाली में किया जा सकता है। तो चेन प्रोसीजर का प्रयोग समस्त जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उन सभी में किया जा सकता है, जिसके संकेत यानी कि जो नोटेशंस होते हैं, जो हायरार्किकल पैटर्न होता है के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर पॉप्सी क्या है, इसका क्या पूरा क्या नाम है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पॉप्सी का जो फुल फॉर्म है वो है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, और इसको G.N. भट्टाचार्य जी द्वारा क्या किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था। तो याद रखिएगा पॉप्सी जी। अगर हम इसको याद करने का एक आपको आइडिया बताएं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे पॉप्सी को हम पेप्सी कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि इंसान भूल जाता है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पेप्सी को पॉप्सी को जो है किसने बनाया था। तो अगर जैसे पूछे कोई कि पेप्सी, डू यू लाइक द पेप्सी जी, तो जी जैसे ही आप याद करेंगे जी जी से आपको याद आ जाएगा कि गणेश भट्टाचार्य। इसके किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जी भट्टाचार्य द्वारा इसको पॉप्सी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत ही आसान तरीका है, कहीं किसी भी ट्रिक से बस हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमको वो क्वेश्चन याद होना चाहिए एक लॉन्ग टाइम तक की। तो उसके लिए हम कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉप्सी का प्रयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। पॉप्सी का यूज जो है खास करके वर्गीकृत सूची के लिए यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग होता है उसके लिए, विषय शीर्षक यानी जो सब्जेक्ट टाइटल उसको बनाने के लिए, पुस्तक किसी भी पुस्तक की जो अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्सिंग तैयार करने के लिए, तथा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए किया जाता है। पॉप्सी का यूज किसके लिए किया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे कि आखिर पॉप्सी का यूज किस उद्देश्य से किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो पॉप्सी का यूज एक क्लासिफाइड कैटलॉग बनाने के लिए, सब्जेक्ट टाइटल्स को बनाने के लिए, पुस्तक की किसी भी ग्रंथ की किसी भी पुस्तक की एक इंडेक्सिंग तैयार करने के लिए, तथा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए पॉप्सी का यूज किया जाता है। पॉप्सी में मुख्य रूप से कितने और कौन कौन से चरणों का यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका यूज किया जाता है। तो पॉप्सी में मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉप्सी में मेनली 8 चरण होते हैं यानी कि 8 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है वर्बल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट्स, थर्ड है शॉर्ट डिस्प्ले, फोर है अप्रोच टर्म, फिफ्थ है सब्जेक्ट इंडेक्स इंट्रीज डिराइवेशंस एंड सिक्स है डिस्प्ले ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज का यूज किया गया है। जी भट्टाचार्य
जी भट्टाचार्य द्वारा पॉप्सी के नए विवरण में कौन कौन से मूल संवर्ग यानी कि एलिमेंट्री कैटेगरीज को यूज किया गया है। तो जी भट्टाचार्य के नए विवरण में क्रमशः डी यानी कि डिसिप्लिन, ई फॉर एंटिटी, ए फॉर एक्शन, पी फॉर प्रॉपर्टी, एम फॉर मॉडिफायर नामक मूल यानी कि एलिमेंट्री कैटेगरीज का यूज किया गया है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक की मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जो मुझे इस किताब में मिले हैं। कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक किताब है, बहुत ही रेयर किताब है। मैं तो कहूँगी ये मुझे बहुत ढूंढने पे मिली है मुझे ये किताब। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा इस वीडियो को पसंद करते हैं, कितना शेयर करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट हम इसका बहुत जल्दी ही पार्ट 2 बनाएंगे। ये सब डिपेंड करेगा आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर ही। ठीक है, ओके बाय।